जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब आपसे इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्सेप्ट की। आखिर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सब्सटेंसेस होते हैं। लेट्स से दैट कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कंडक्ट कर लेते हैं बिजली को अपने एक्वस सॉल्यूशन की शक्ल में या मोल्टन शक्ल में। यानी कि लेट्स से दैट कोई भी सब्सटेंस है, आपने इसको क्या पानी में डाल दिया है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस को जो है वो आपने इसको पानी में डाल दिया है, तो अब वो डेफिनेटली अब सब्सटेंस जो है वो पानी में आ गया है। तो इस अमल को आपने कहना है कि ये सॉल्यूशन बन गया है। तो हो सकता है कि जो आपने सब्सटेंस पानी में डाला है उससे पानी एक अच्छा बिजली का कंडक्टर बन जाए और वो अच्छी बिजली कंडक्ट करना शुरू कर दे। तो लिहाजा वो सब्सटेंस ने पानी को इलेक्ट्रोलाइट बना दिया है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कह लें कि फिनोमिनन है जिसमें बिजली कंडक्ट की जा सकती है, यानी ऐसा लिक्विड हालत कह लें या पिघली हुई हालत कह लें। लेट्स से दैट आपके पास सॉल्ट है, ये एग्जांपल NaCl की ही ले लें। अगर आपके पास सॉल्ट है और आपने इसको पिघला लिया है, अगर सॉल्ट पिघला लिया है तो इसको हम कहेंगे कि मोल्टन स्टेट, यानी कि सॉल्ट अपनी पिघली हुई हालत में आ गया है। और याद रखिएगा, जब सॉल्ट पिघली हुई हालत में आ जाता है तो इसमें आयंस बनते हैं सोडियम के और क्लोरीन्स के, और ये भी अच्छी कंडक्टिविटी देता है, यानी ये भी बिजली बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गुजारने में हेल्प कर देता है। यानी आप कह लें कि पिघला हुआ नमक भी अच्छा बिजली का कंडक्टर होता है, लेकिन अपनी वो ठोस हालत यानी कि सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर नहीं होता। प्यारे बच्चों, याद रखना कि जो हमारे पास गुड इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल होंगी उसमें सॉल्ट्स, एसिड्स और बेसिस शामिल हैं। जैसे लेट्स से दैट के जो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे कि लेट्स से दैट NaCl एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा आप कह लें कि हमारे पास जो है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बना सकती है। और इसके अलावा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी जो है अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बना सकती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी हम आपको बेस के बारे में और एसिड के बारे में बता देते हैं। बेस जो है उसमें आप ले लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। या फिर आप ले लें एक तेज़ाब को जिसका नाम एसिटिक एसिड है, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये आपको एग्जांपल रहनी चाहिए। फिर आ जाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में। अगर आप शुगर डाल देते हैं पानी में तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि शुगर सॉल्यूशन जो है एक अच्छा कंडक्टर नहीं रहेगा बिजली का। और इसके अलावा बेंजीन का सॉल्यूशन भी जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं रहेगा। ये कह लें कि बेंजीन सिंपली आप कह लें कि अच्छा कंडक्टर नहीं रहेगा किसका, बिजली का। तो लिहाजा प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी जिनमें से पास नहीं करती उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी कि NaCl नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, किस हालत में, सॉलिड हालत में। लेकिन जब वो मोल्टन फॉर्म में चला जाता है तो फिर बिजली का कंडक्टर बन जाता है। या फिर नमक आप पानी में डाल दें, लेट्स से दैट वो सब्सटेंस नमक है, पानी में डाल दें तब भी वो अच्छा कंडक्टर साबित होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट साबित होता है। अगर आप लेट्स से दैट वीक की बात करते हैं, इसमें देखें मैंने आपको समझाया है कि आखिर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स या बुरे इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बनते हैं, आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी पे। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा नमक है, ऐसी बेस है जो कि पानी में जाने के बाद आयोनाइज तो होती है लेकिन अच्छे अंदाज में नहीं होती। अगर आप कह लें कि जो एसिटिक एसिड है वो भी पानी में जाने के बाद आयोनाइज तो होता है लेकिन अच्छे अंदाज में नहीं होता, तो लिहाजा आप इसको कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब आप कहते हैं जी नमक पानी में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डाल दिया, ये अच्छे आयोनाइज हो जाते हैं, यानी अपने आप को तोड़ फोड़ अच्छा लेते हैं पानी के अंदर जाकर, आयंस बन जाते हैं, कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाती है। तो लिहाजा मैंने ये लिखा कि डिपेंडिंग अपॉन आयनाइजेशन इन सॉल्यूशन, यानी आयनाइजेशन की बेस के ऊपर ही मैं क्या कह पा रहा हूँ, इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, या फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी कह पा रहा हूँ। क्योंकि शुगर को पानी में डाल दें, लेट्स से दैट शुगर बहुत सी होती है, C6H12O6 या फिर आप कह लें C12H22O11। तो ये जो शुगर्स हैं, ये चीनी जो आप खाते हैं, ये जो ग्लूकोज का डब्बा आता है, ये आप पानी में डालें, शुगर्स हैं, तो ये पानी में अच्छी कंडक्टिविटी नहीं करेंगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लिहाजा बेंजीन जो आप पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं C6H6, तो ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बिजली का कंडक्टर होता है। ये पानी की तरह दिखने वाला एक लिक्विड है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाएं तो ये भी बिजली कंडक्ट नहीं करेगा प्यारे बच्चों।
तो लिहाजा क्या सीखा आज की क्लास में कि सब्सटेंसेस जो कंडक्ट करते हैं बिजली को, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट में, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहना है आपने आज के बाद, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, एसिड्स भी हो सकते हैं और बेसिस भी हो सकते हैं। ये सॉल्ट है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, और ये दोनों तो ना बेस की कैटेगरी में आएंगे ना एसिड की कैटेगरी में आएंगे। लिहाजा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, एसिड या बेसिस होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड NaCl बट इन एक्वस एंड इन मोल्टन स्टेट। तो ये भी मैंने आपको बता दिया अभी। तो डिपेंडिंग अपॉन आयनाइजेशन आप इनको कैटेगरी बनाते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। चलें इनकी हम डेफिनेशंस भी कर लेते हैं ताकि भरपूर अंदाज में हम समझ लें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशंस क्या है। एग्जांपल्स तो मैंने आपको करवा दी, मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। तो बात करते हैं अब आपसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। यानी लेट्स से दैट कि आपके पास एक हमारे पास बीकर है और इसमें हमने जो है लेट्स से दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल्स में हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आ जाता है और इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। और ये एक स्टेबल सॉल्ट आ जाता है, नमक, सोडियम क्लोराइड, और ये एक एसिड भी आता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, याद रखिएगा। अब लेट्स से दैट हमने इनमें से जो है वो कास्टिक सोडे को ले लिया, यानी NaOH को ले लिया। लेट्स से दैट ये 3 यूनिट्स ले लिए या हमने इसके 10 यूनिट्स ले लिए, पार्टिकल्स ले लिए, तो 3 के 3 या 10 के 10 क्या हो जाएंगे? आयनाइज हो जाएंगे। और OH भी जो है वो 10 के 10 क्या हो जाएंगे? अलहदा हो जाएंगे। यानी जितने भी हमारे पास सोडियम के आयन्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे, हाइड्रोक्सी के आयन्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे। किसमें? पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब आयनाइजेशन क्या होती है कि ये जो हमारे पास सॉल्ट है ये टूट जाएगा, इसे हम आयनाइजेशन कहते हैं। यानी जो कंपाउंड है वो टूट कर क्या बन जाए? आयन बन जाए। इस अमल को आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ये आयोनाइज हो जाएंगे, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आयोनाइज हो जाएंगे। और ये किस में आयोनाइज हो जाएंगे? एक्वस सॉल्यूशन में। पानी में डाला ना आपने इसको, नमक को आपको पता है कि पानी में डालते हैं, या बेस भी हो ना, ये जो बेस है ये भी नमक की तरह ही होती है, इसको भी पानी में डालें तो आयनाइज होती है। जिस तरह आप नमक डालते हैं पानी में और नमक जो है वो पानी में आपको पता है गायब हो जाता है, अंदर डाला, मिक्स किया, गायब हो, कहाँ गया? वो आयन्स बन जाता है ना, वो अपनी आयन्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेट्स से दैट वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की शक्ल में चला जाता है एंड प्रोड्यूस मोर आयन्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि अगर कोई आपने इस कंपाउंड डाला है पानी में, वो सारा ही आयनाइज हो गया, टूट गया, अंदर सारा मिक्स हो गया, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। पता है क्यों? क्योंकि जब आप इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाओगे तो फिर ये आयन जो हैं वो बिजली को, इलेक्ट्रॉन्स को कभी इधर लेके जाएंगे, कभी उधर लेके जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को फैसिलिटेट करेंगे आयन्स। तो लिहाजा आयन्स जो है वो बिजली को, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स करवाएंगे, यानी करंट को इधर से उधर ले जाएंगे, करंट को इधर से उधर ले आएंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता रहेगा। ये जो भी मेथोडोलॉजी है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रैवल करने की वो आसान हो जाएगी। और इस तरीके से क्या होगा कि आप कह सकोगे कि भाई आयनाइजेशन हुई है, कंप्लीट आयनाइजेशन हुई है, राइट। सो एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। फिर इक्वेशन भी आप हेडिंग लगा लीजिएगा और ये लिखिएगा कि जो NaOH है उसको हम पानी में डाल दें, एरो के ऊपर आपने लिखना है, और फिर वो क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। सोडियम आयन कहते हैं इसको, और इसको हाइड्रोक्सी आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, इसको 3 नाम होते हैं, तो इसका आपने याद रखना है। सो इसी तरह से हम बात करते हैं अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? बस आपने डेफिनेशन वही रखनी है, बस यहाँ पर आपने थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये आयनाइज होते हैं स्मॉल एक्सटेंट में, ये आपने लिखना है, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयन्स, ठीक है। तो इसलिए आप इनको क्या बोल दोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा एग्जांपल्स में आपने ये याद रखनी है, ये एग्जांपल है सिरके की, इसको आप एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको आप कह सकते हो इथेनोएट, इथेनोएट, राइट, सॉरी इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, वो ईस्टर हो जाएगा ना,
तो आप कहोगे सर ये क्या बोली जा रहे हो आप, तो बेटा आपने बस ये याद रखना, सिरका एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको छोड़ें, ये बात की बातें हैं। बहरहाल अगर आपने याद करना तो कर लें। उसके बाद ये हमारे पास जनाब आ जाता है नेक्स्ट कंपाउंड, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, पानी में डालो तो इतना अच्छा आयोनाइज नहीं होता, इसको भी पानी में डालो तो अच्छा आयोनाइज नहीं होता। इसका नाम है प्यारे बच्चों कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर इसका कॉमन नाम आप मुझसे पूछोगे इसका नाम है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। अच्छा जी, याद रखना है। अब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेसिकली ये डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली। मैं समझाता हूँ, जैसे लेट्स से एसिटिक एसिड की एग्जांपल ले लें। आपने अब एसिटिक एसिड लिया, ये पानी है, आपने सिरका डालना है पानी में, ठीक है। अब सिरके का पानी में डालने से क्या होता है कि जो सिरका है यानी एसिटिक एसिड है, जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये बनाता है दो किस्म के आयंस, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन आयन, और इसको हम कहते हैं एसीटेट आयन, ठीक है जी। होता क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन जो है समझ लें आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। ये मैंने आखिर में जो रेड से बना दिया, ठीक है, मैं यहाँ पर भी इसको रेड कर देता हूँ। ओके, सो ये क्या हो गया कि ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलता, सिर्फ ये वाला ही हाइड्रोजन आयनाइज होता है। तो ये जो CH3COO है ये एज अ यूनिट रहता है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है बाहर निकल कर क्या बना देता है, आयन बना देता है। इस तरीके से क्या होता है कि ये आयनाइजेशन होती है। आपको कि सर आपने पहले बताया था कि NaOH, और उसको भी अगर हम पानी में डालेंगे, ठीक है, तो उसको भी हम किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो वो बन जाएगा सोडियम आयन, और क्या बन जाएगा हाइड्रोक्सी आयन। तो सर देखो ना, ये कंपाउंड था, ये आयन बन गया, ये भी कंपाउंड है और ये भी आयन बन गया। फ़र्क क्या है? फ़र्क मैं बताता हूँ। देखो जैसे हमने पानी लिया था, पानी में हमने NaOH डाला था, तो हमने ये बात की थी कि जब भी NaOH जो है वो पानी में आता है तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी क्या होता है कि सारा का सारा इसमें टूट जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से दैट इसमें आपने 1000 सब्सटेंसेस ले लिए, मतलब पार्टिकल्स ले लिए, मॉलिक्यूल्स ले लिए एसिटिक एसिड के, ठीक है। अब 1000 में से साइंसदानों ने देखा कि सिर्फ 4 जो हैं, मतलब सारे CH3COOH की शक्ल में ही रहते हैं, और सिर्फ 4 जो हैं वो क्या बनते हैं CH3CO नेगेटिव, और 4 ही क्या बनते हैं H+। अब समझ में आई बात आपको? ये मतलब जो होते हैं 996 वो ऐसे ही रहते हैं, CH3COOH, मतलब जुड़े रहते हैं। मतलब मैं ये पेनों की अगर बात करूं आपसे, ये 2 पेन है, ठीक है। तो लेट्स से दैट के 2 पेनों में से एक पेन टूट गया, दूसरा पेन वैसे ही है। तो 2 पेन को अगर मैंने पानी में डाला तो एक टूट गया, दूसरा वैसे ही है। इस तरह से जब आपने 1000 मॉलिक्यूल्स पानी में डाले एसिटिक एसिड के, तो 4 टूट गए और 996 वो वैसे ही रहे। तो आपने कहा ये क्या हुआ, एसिटिक एसिड ज़्यादा ब्रेक क्यों नहीं हो रहा, ज़्यादा आयनाइज क्यों नहीं हो रहा, स्मॉल एक्सटेंट पे आयनाइज हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो इसका वजह यह है कि पानी में इतनी सलाहियत नहीं है कि इसको प्रॉपरली वो तोड़ सके। पानी में बहरहाल इतनी सलाहियत है कि वो NaOH को अच्छी तरह से तोड़ सके, उसके सारे आयन्स बना दे, फिर जितने ज़्यादा आयन्स होंगे बिजली उतनी आसानी से गुजरेगी पानी के अंदर। और याद रखो इलेक्ट्रोलाइट ऐसी स्पीशी है जो बिजली पानी में से गुजरने में हेल्प करती है। अगर कोई आपने कंपाउंड पानी में डाला है और वो हेल्प कर रहा है कि बिजली पानी में से गुजर जाए, तो फिर वो तो हम कहेंगे जी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर वो हेल्प नहीं कर रहा है लेकिन इतनी खास नहीं, बस नॉर्मल सी हेल्प कर रहा है, तो फिर हम उसको कहेंगे वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखें मैंने ये इक्वेशन आपको समझाई, ये वाली इक्वेशन तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थी ना, ये मैं अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बुक में आपके ऐसे लिखी हुई है कि CH3, ब्लैक से लिख लेता हूँ, CH3COOH और वाटर लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, ये वाला हाइड्रोजन किसको दे दोगे, वाटर को, तो क्या बन जाएगा CH3COO नेगेटिव, और साथ क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव। क्या ख्याल है, इसमें जब एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे ना, और जो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज लग जाएगा। समझ रहे हो ना ये बात आप? तो इसमें चार्ज भी लग गया और हाइड्रोजन भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सो ये हमारा बस तरीकाकार होगा इक्वेशन लिखने का। तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात कर ली किसकी,
वीक इलेक्ट्रोलाइट की। 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बुक में दिए, बहुत से होते हैं। स्लेग्ड लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इस तरह से एसिटिक एसिड सिरका, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेट्स टॉक अबाउट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आयनाइज ही नहीं होते, आप उनको पानी में डालें वो आयनाइज ही नहीं होंगे। लेट्स से दैट हमारे पास ये पानी है और इसमें मैंने डाल दिया है C6H12O6, right? That is glucose. Glucose. O's mean sugar, gluc mean sweet. इस तरह ये आपने डाल देनी है C12H22O11, that is sucrose. Sucrose. Sucrose mean cane, O's mean sugar, cane sugar, cane mean गन्ना। अब ये जो शुगर्स आप पानी में डालेंगे तो फिर पानी की कंडक्टिविटी ना होने के बराबर हो जाएगी। अगर लेट्स से 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं आप, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, और इसको आप बल्ब से कनेक्ट करते हैं, राइट, तो बल्ब जो है वो जलेगा ही नहीं, ठीक है, बल्ब नहीं जलेगा। दैट लिटरली मीन्स दैट कि ये जो कंपाउंड है, सब्सटेंसेस है, जब वो ये पानी में आए तो उन्होंने पानी की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी उसको बिल्कुल ही रोक दिया। इसी तरह से आप बेंजीन ले सकते हैं, बेंजीन का सोल्यूशन, यानी कि बेंजीन को आप पानी में डालेंगे तो फिर भी यही काम होगा कि जो कंडक्टिविटी है पानी की वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही नॉन सेंस हो जाएगी, यानी कि आप सेंस ही नहीं कर सकते उसको, और दैट विल बी कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। इस कंपाउंड को द शुगर सॉल्यूशंस एंड द बेंजीन सॉल्यूशंस, इसको आप क्या बोल दोगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो फॉर्मूला याद रखिएगा बेंजीन का, और शुगर के भी मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए हैं, ग्लूकोज और सुक्रोज, ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपसे बात की इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम आपसे बात करते हैं और आगे चलते हैं। अब आपको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना सिखाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल।